मसाला गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं गोल्डी मसाले। और डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ व्यस्त जीवन की पंचायत के प्रायोजक हैं MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच। MDH और गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो। सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। इस वक्त जब हम ये शो कर रहे हैं, एक तरफ एनडीए की बैठक जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक शुरू हुई। लगभग 4 बजे के आसपास एनडीए के सभी घटक दल इस बैठक में शामिल है। इस बैठक की पल पल की जानकारी हम आपको लगातार देते रहेंगे और जब ये शो खत्म होगा यानी 6 बजे शाम, उस वक्त इंडी गठबंधन यानी जो विपक्षी गठबंधन है उसकी भी बैठक शुरू होने वाली है। दोनों ही बैठकों के लिए आज सुबह से हमने देखा कि जो सहयोगी दल हैं वो लगातार दिल्ली आते रहे शामिल होने के लिए। सबकी तरफ से अपने अपने बयान आए। एनडीए के सभी अलाइज ने सीधे ताल ठोक कर यह दावा किया कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं और एक बार फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी खेमे में हलचल जारी है और उनको पता नहीं कैसे जनादेश के खिलाफ ये उम्मीद उनके मन में आ गई है कि वो भी दावा पेश कर सकते हैं। उनके पक्ष में भी कुछ ना कुछ हो सकता है और एक जो उम्मीद है, उम्मीद की कोई किरण उनके मन में है। और वो किरण कहां पर है? एक तरफ नीतीश कुमार और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू यानी एन फैक्टर, जिसकी सुबह से आज बात भी हो रही है। हालांकि दोनों ही नेताओं ने, नीतीश कुमार ने भी और चंद्रबाबू नायडू ने भी ये बात साफ कर दी है कि वो एनडीए में बने हुए हैं और एनडीए की ही सरकार के साथ वो रहेंगे। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें या फिर कि हम उद्धव गुट की बात करें तो उन सब की तरफ से बयान बार बार आते रहे कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों के ही पुराने बयान निकाले गए जिसमें कि वो एनडीए के खिलाफ बयान दे रहे थे। और उस सब के बीच ये बात सामने आई कि क्या एनडीए में सेंध लगाने की तैयारी कुछ कर रहा है विपक्षी गठबंधन। लेकिन अब आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि सूत्रों के मुताबिक आज रात को ही, मतलब आज शाम को एनडीए की बैठक के बाद ही नरेंद्र मोदी नई सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। और अलग अलग तारीखें भी सामने आ रही हैं, लेकिन क्योंकि अभी कोई तारीख पूरी तरह से क्लियर नहीं है इसलिए हम किसी तारीख पर नहीं जाएंगे। लेकिन यह बात तय हो चुकी है कि एनडीए की सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। लेकिन फिर भी जो उम्मीद है वो एक तरह से इंडी गठबंधन में बनी हुई है। तो जरा हम उन तस्वीरों पर और उन बयानों पर जिसकी वजह से आज सुबह से लेकर अब तक अटकलों का अलग अलग बाजार गरमाने की कोशिश विपक्षी गठबंधन की तरफ से की गई, उन पर नजर डालते हैं। उसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे। We are in NDA. I am going for NDA meeting. In course of time, anything we'll report it. अब नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू तो सबके हैं, वो तो सबके है ना। हमारे पास अभी भी 250 का आंकड़ा है हमारा। ये जो हमारा महाराष्ट्र में डिबेट हुआ है या जो हमें एक प्रकार से हार मिली है, हमारी सीटें कम हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी ये मेरी है। मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकारता हूँ। कहाँ कमियां रही है उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। पहली मीटिंग हमारी अध्यक्षता हुई है, मीटिंग के बाद जो पहला मीटिंग हुई है वो हमने तय किया, वो हमने बात की और इसके आज ये जो है इन वर्गों में हमें कोई नहीं है। बीजेपी को समर्थन देने वाले एनडीए के जितने पार्टनर्स हैं वो मिलाकर बहुमत हो रहा है, मेजॉरिटी हो रही है। दिल्ली में कई गतिविधियां हो रही है और बातचीत के अंत में सरकार तो
होनी है दिल्ली में, भाजपा और एनडीए की सरकार दिल्ली में होना लगभग तय है। आपने कहा उसमें देखिए प्रयासरत लोगों को रहना चाहिए, क्यों नहीं रहना चाहिए। और एनडीए गठबंधन एकजुट है। अब वो दिन दूर नहीं जब मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए का हर एक घटक दल मजबूती से हम लोग सरकार बनाएंगे। आज दिल्ली में एनडीए की बैठक है। जेडीयू की तरफ से वो पत्र भी दिया जाएगा जिसमें एनडीए की भी सपोर्ट है, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की भी सपोर्ट है। ये यही दिखाता है कि जहां पे उन्होंने राम मंदिर प्रतिष्ठा किया उसी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी की हार हुई। मैं तो इतना ही कहूंगा, प्रभु राम आया तो इंसाफ आया। ये जरूरी है अपना गठबंधन के बीच में बात करने का। अगर सीट नहीं मिली है तो 292 सीट आया कैसे? 272 सीट में बहुमत है और 292 सीट आया है तो ममता बनर्जी जी के चलते आया है। कहने का मतलब है कि वो लोग अपने गिरवा में झांकें कि जो आपस में लड़ रहे हैं कि नेता कौन होगा, बाराती का दूल्हा कौन होगा, इसके लिए वो पहले सोच लें। नरेंद्र मोदी जी और एनडीए के बारे में वो न सोचे तो अच्छा होगा। तो कुल मिलाकर जनादेश आ चुका है। जनता ने मन बना लिया था और जनता ने जिनको चुना है वो है नरेंद्र मोदी। एनडीए गठबंधन, उनकी तरफ जनादेश आया है। तो फिर किस चीज की उम्मीद लगाए और आस लगाए बैठा है विपक्षी गठबंधन? जरा इसी पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। मैं परिचय अपने खास मेहमानों का करा देती हूँ। स्टूडियो में हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। जयराम विप्लव जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं और बीजेपी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ दीपक झा हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। हिमराज राम जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं और आज जेडीयू तो सुर्खियों में है। एन फैक्टर की लगातार बात हो रही है, उनसे इसके बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हमारे साथ अशोक यादव जी हैं जो कि समाजवादी पार्टी, जिनकी इस बार यूपी में काफी चर्चा है, उनके प्रवक्ता हैं, उनसे भी बात करेंगे। और बेहद ही खास मेहमान अनंत विजय जी हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार। सभी का स्वागत है। लेकिन दीपक झा जी, एनडीए को बहुमत मिल गया, जनादेश मिल गया, 272 का आंकड़ा एनडीए ने पार कर लिया, खुशी का माहौल है, देश ने जनमत दे दिया है। आपकी उम्मीद इतनी खुशी किस चीज की हो रही है, मैं समझ नहीं पाई। या तो आपका गठबंधन इतने मार्क्स ले आता, जनादेश का कुछ मतलब होता है ना, और जनादेश का मतलब होता है 272 के ऊपर कौन है बताइए। रीमा जी, सबसे पहले तो इस लोकतंत्र में जो जीत हुई है जिनकी, उनको बधाई। जो भी संसद से सदस्य चुन के आए हैं उनको बधाई। भाजपा को बधाई कि 240 से नीचे रुक गई। जनता को बधाई कि इनके पहिए को पंचर कर दिया। जनता बहुत मजबूत है। इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जनता ही वो कड़ी है। तो जिन्होंने इस देश में जुमलेबाजी शुरू से करते आए हैं 2014 से और 2024 तक सिर्फ जुमलेबाजी करे थे। देखा था आपने किस तरीके से नारे लगा रहे थे, अब की बार 400 पार कर लेंगे, हो गए पार। तो नहीं नंबर, इसलिए मैंने कहा सरकार बना रहे, आप बधाई, आपके पास बहुमत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोकतंत्र का अपमान तो मत करिए, जनता का अपमान तो मत करिए, जनता का सम्मान करना सीखिए। जो लोग कहते थे जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, इन लोगों ने नारा गढ़ दिया। अरे भैया, राम को सुनिए, एक मिनट, अब सवाल कर लिया तो सुन लीजिए। मैंने सवाल ही नहीं किया ना, तो मैं वही कह रहा हूं, तो राम जी ने इनकी नैया को डुबो दिया। राम जी ने नहीं कहा था कि तुम हमको लाओ। राम जी को लाने वाला कोई इस दुनिया में माई का लाल नहीं पैदा हुआ है। तो राम के नाम पे इन्होंने वोट मांगे, राम के नाम पे इन्होंने अपनी दुकान चलाई। तो काठ की हांडी बार बार नहीं चलती। तो भगवान राम कह रहे अब अयोध्या का भी विकास कर दो, वहां के लोग परेशान है। अयोध्या में अस्पताल बनवा दो, स्कूल बनवा दो। अयोध्या में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोग जा रहे हैं तो परेशान हो रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी की उनसे कोई उम्मीदें लगाएंगे उनके सांसद से, या उनसे कोई उम्मीद नहीं है? बिल्कुल, इसलिए हमने कहा कि हम, अरे भाई उनका भी तो कुछ जिम्मेवारी होगी, जनता ने चुन लिया, चलिए उनको तो अब उनको भी तो कुछ कहिए, कुछ करें सड़कें बनवाने के लिए, कुछ मदद करें, सांसद निधि से करेंगे, मुझे पूरी उम्मीदें करेंगे, लेकिन आपको नहीं है शायद। देखिए, हमने कहा था जनता मजबूत विपक्ष चुनी है इस बार। हम लोग सरकार की नाक में दम कर रखेंगे हर मुद्दे पे, इनकी तानाशाही नहीं चलने देंगे। इसलिए हम खुश हैं, देश खुश है, लोकतंत्र खुश है। जयराम जी, जिसके पास नंबर है वो सरकार चलाएगा। बिल्कुल, जो इस पूरे चुनाव में दिखाई दिया, अब जनता ने मैंडेट दे दिया है,
मुझे जहां तक उम्मीद है आज, और जो सूत्र बता रहे हैं आज ही दावा पेश कर देंगे नई सरकार बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन ये जो तानाशाह और जो नैरेटिव बना इस बार देश में संविधान बचाने को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर, जाति को लेकर, क्या वही एक नुकसान हुआ जिसकी वजह से आज इनके चेहरे विपक्ष के इतने ज्यादा खुशनुमा लग रहे हैं और आपका थोड़ा सा मायूसी भरा है? सबसे पहले सर मैं विपक्ष में नहीं हूं ना मैं सरकार में हूं, मैं क्यों खुश हो रहा हूं? मैं तो देश की जनता के मैंडेट के साथ हूं। खुश हो जाइए आप भी रुकिए कि लोकतंत्र की जीत हो रही है। रीमा जी, सबसे पहले तो मैं आज डीडी न्यूज के दर्शकों को इस महत्वपूर्ण अवसर पे जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने देश में एक मजबूत गठबंधन को, मजबूत सरकार चलाने का जनादेश दिया है। देखिए, इनका नैरेटिव तो यही चल रहा था, अब की बार 400 पार जैसे ही इन्होंने सुना तो ये तो इससे भी खुश थे कि 399 पर भी रुकेगा तो हम कहेंगे ये मोदी की हार है। बहरहाल आज एनडीए सरकार बनाने का जनादेश मिला है और उसका सम्मान करते हुए पुनः मोदी जी ने कहा हम देश की सेवा में जुट जाएंगे, जो काम हमने आगे सोच के रखा था उसको पूरा करेंगे, 2047 तक विकसित भारत के अभियान में जुट जाएंगे। हमारा कहीं भी इनके किसी भी निगेटिव कैंपेन में अपना समय बर्बाद करने का वक्त नहीं है। हम लोग निरंतर देश की सेवा में, भारत की सेवा में, भारत के गरीबों की सेवा में लगे हुए थे, आगे भी लगे रहेंगे। जनता के जनादेश का सम्मान करना तो विपक्ष को सीखना चाहिए। कल तक एक चंद मिनट पहले जब काउंटिंग के कुछ घंटे पहले तक ये ईवीएम पे, चुनाव आयोग पे, तमाम देश की संस्थाओं के ऊपर सवाल उठा रहे थे और डिबेट्स में भी आप देखेंगे मीडिया को भी नहीं छोड़ा जाता है। तो संस्थाओं पर भरोसा करिए, भारत की जनता पर भरोसा करिए। मजबूत विपक्ष उसे कहते हैं जो दीपक झा जी ने अभी कहा कि हम हर मुद्दे पर नाक में दम करेंगे। हर मुद्दे पर नहीं करना है, देश हित के मुद्दों पर समर्थन दे करके मजबूती के साथ भारत को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे, तब आप एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में आएंगे। और रिजल्ट से पहले कन्याकुमारी से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो पत्र लिखा था उसमें उन्हें कहा कि हमें एक मजबूत सशक्त विपक्ष की आवश्यकता है। सकारात्मकता की बात वो हमेशा करते हैं। तो विपक्ष कृपया पिछले 2 कार्यकाल में जिस प्रकार से संसद में अवरोध करके भारत के महत्वपूर्ण बिलों को रोकना, भारत की जनता के पैसे को बर्बाद करना, इन चीजों में फंसता है। मतलब मुझे आशा है कि वो सकारात्मक सही बात है। दीपक जी, मुद्दे वही उठाने चाहिए ना जो देश हित में हो, ये नहीं जो आपने कहा हर मुद्दे पर नाक में दम करेंगे। तो वही बात हो गई कि नरेंद्र मोदी का चेहरा पसंद नहीं है तो उनकी कही हुई और उनकी की हुई हर बात को अपोज करेंगे, वो तो सही नहीं है ना। देश हित में बात कीजिए और विपक्ष का, सकारात्मक विपक्ष का एक नजरिया भी वही होना चाहिए दीपक जी। लेकिन मैं जवाब दे दूं, मैं जल्दी से दीजिए। देखिए, हर मुद्दे का मतलब क्या, विपक्ष का मुद्दा है जनता के लिए महंगाई। महंगाई पे हम लोगों ने चुनाव लड़ा, भ्रष्टाचार पे चुनाव लड़ा है, हमने अग्निवीर पे चुनाव लड़ा है। तो नरेंद्र मोदी जी ने जो इस तरह की तानाशाही, चुनाव लड़ा वो तो आप बोल ही नहीं रहे। मैं वही जाति पूछ कर चुनाव लड़ा वो तो आप बोल ही नहीं रहे। मैडम बोलने दिया करें, यही मुद्दा था आपका, यही है कि हमको बोलने नहीं दिया जा रहा। अभी आप देख लीजिए, रिवाइंड करके अपने इस डिबेट को, भाजपा को बिना रोके टोके आपने मौका दिया और मैं बोलना शुरू करता हूं कि आप एकदम अपनी कैंची की तरह धार वाले प्रश्न लेके खड़े हो जाते हैं। अरे सरकार से सवाल करिए ना, सरकार से सवाल करिए, कैंची की तरह उनको चलाइए। किससे सवाल करना है वो विपक्ष से सवाल करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं मीडिया बिका हुआ है, मीडिया मोदी का गुलाम बना हुआ है, इसीलिए कहते हैं। फिर से कह दिया, अरे फिर से कह दिया, हमेशा कहेंगे। मेरे शो में आए थे और कल वो कहकर गए अब हमें मीडिया से कोई नाराजगी नहीं है, मीडिया ने बहुत अच्छा काम किया। अब एक दिन हुआ नहीं, आप फिर मीडिया पर राशन पानी लेकर चढ़ गए, गलत बात। पानी नहीं, पानी भी नहीं दिया, चाय मांगा था चाय भी नहीं दिया है, तो कम से कम उसकी बात नहीं करूंगा राशन पानी की। बात यह है कि मुद्दों की बात कर लिया जाए, मुद्दों की बात करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ लोगों के, देशवासियों के लिए काम करेंगे। नरेंद्र मोदी जी मंगलसूत्र, मीट और मटन पे बात नहीं मैंने आपको ज्यादा टाइम दे दिया। आप जरा हिमराज जी के पास चलते हैं जिनके चेहरे पर भी मुस्कान दिखाई दे रही है। 10 सेकंड में 2 मिनट तो आप ले जाते हैं। आ रहे रुकिए ना, पूरा शो बचा हुआ है अभी। हिमराज जी, एन फैक्टर की बात हो रही है, ये नीतीश कुमार जी की अब तक जो एक इमेज रही, क्या उसकी वजह से सब लोग बात कर रहे हैं? एनडीए में तो वो है ही, लेकिन इंडी गठबंधन वाले भी इतने खुश हैं, उनको लग रहा है कि शायद उस तरफ चले जाएं। तो इंटैक्ट हैं आप, या वो जो इमेज बनी है उस इमेज को तोड़ेंगे इस बारी? दरअसल उम्मीद से ज्यादा इन्हें सफलता मिली है, इसलिए ज्यादा व्याकुल हो गए। आप सोचते हैं कि हम तो सत्ता के करीब पहुंच गए हैं, बस थोड़ी सी और। किसी नेता ने बयान नहीं दिया है। पहली बार दीपक जी बीच में नहीं। पहले सुन लीजिए,
अब आप बोल रहे थे दीपक बाबू, मैं कुछ नहीं टोका। अब सुनिए, सबसे पहली बात तो ये कि मैं जो भी बातें करता हूं मर्यादा के अधीन करता हूं, मर्यादा को खोने की बात नहीं करता हूं आप लोगों की तरह। मैं सीधा ये बात कह रहा हूं कि उम्मीद से ज्यादा कुछ चीजें अगर मिल जाती है तो और इच्छा व्यग्र हो जाती, ये सच्चाई। और नीतीश कुमार जी ने तो पहले भी कहा कि हम किसी पद की लालसा नहीं रखते हैं, हम किसी पद के दावेदार नहीं है। और आज भी एनडीए की बैठक होने जा रही है, वो हुई तो नीतीश कुमार जी ने पूरी तैयारी के साथ कि हमें एनडीए को समर्थन देना है और प्रधानमंत्री के लिए मोदी जी को समर्थन देना है, इस संकल्प के साथ बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंच गए। अब इसमें कोई माने इधर उधर की बातें नहीं है, सब बातें साफ सुथरी है और सीधी सी बात है। हम भी बोल रहे हैं, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता बोल रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता भी यही बात बोल रहे हैं और हमारे नेता भी यही बात बोल रहे हैं कि हम एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ रहेंगे। एनडीए के साथ मेरा जो गठबंधन है ये नेचुरल गठबंधन, ठीक है। हम कुछ दिनों के लिए भले चले गए हों, लेकिन एक मुद्दों पर आधारित गठबंधन करके हम गए, बात नहीं बनी, फिर हम अपने घर में वापस हैं। ठीक है। और ये सरकार भी चलेगी, लंबी चलेगी, अच्छी भी चलेगी, जनहित की बातें लंबी भी क्यों? होगी। 5 साल का टर्म होता है, 5 साल चलेगी, उस पर ही बात करेंगे। चलिए आनंद जी और अशोक जी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए 5 की पंचायत। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं 5 की पंचायत और मैं जरा अब अनंत विजय जी का रुख करना चाहूंगी अशोक यादव जी के पास जाने से पहले। अनंत विजय जी, एक तस्वीर सुबह से आज वायरल हुई, सुबह से क्या दोपहर से, वो तस्वीर भी अभी जरा हम दिखाएंगे। तेजस्वी यादव जब एक प्लेन में साथ में थे, पहले आगे पीछे बैठे थे नीतीश जी और तेजस्वी, और उसके बाद एक और तस्वीर आती है जिसमें अगल बगल बैठे थे। उस तस्वीर के बाद सस्पेंस शुरू हुआ कि क्या एनडीए में सेंध लगाने की कोशिश है। और कल से जो अब तक बयान आ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से हो या फिर कि उद्धव गुट की तरफ से हो या अखिलेश यादव की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से, वो सब ये उम्मीद जता रहे हैं कि हम भी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। तो ये कैसे होगा भाई? आनंद जी अनम्यूट कीजिए। ये तो उनको अधिकार है और मुझे लगता है कि इस अधिकार का हमें सम्मान करना चाहिए। जनादेश हो या ना हो, सरकार बनाने का प्रयास तो वो कर ही सकते हैं। कांग्रेस के कल बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कल से विभिन्न चैनलों पर कि जनादेश भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बने एनडीए को मिला है और उन्होंने बहुत विनम्रता पूर्वक इसको स्वीकार भी किया। अब उसके बाद कांग्रेस पार्टी से अधिक उसके घटक दल के लोग इस बात को लेकर व्यग्र हैं, जो वर्षों से सत्ता से बाहर हैं। उनको लगता है कि किसी प्रकार से सत्ता में आ जाए तो उनका जो डेफिसिट है वो पूरा हो जाए। मैं पॉलिटिकल डेफिसिट की बात कर रहा हूँ, इसको कोई और डेफिसिट ना समझा जाए। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव जी हों, अखिलेश जी आज सुबह सुबह बड़ी अच्छी खबर आई कि वो कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए, जब उनके जिलाध्यक्ष ने बताया कि कन्नौज में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ है, तो वो कार से कन्नौज पहुंच गए और कन्नौज में कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद उन्होंने उनसे आज्ञा मांगते हुए ये कहा कि हमें दिल्ली जाने दीजिए, क्योंकि दिल्ली अगर मैं नहीं गया तो दिल्ली में केंद्र की सरकार नहीं बन पाएगी। तो प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है किसी को, लेकिन सवाल ये है कि जितना टोटल INDIA गठबंधन के पास संख्या बल है, उससे अकेले अधिक संख्या बल भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो प्रश्न यहीं से शुरू होता है कि आप संख्या बल कहां से लाएंगे। ये थोड़ी मुश्किल दिखाई दे रहा है, राह बहुत आसान नहीं है। और क्योंकि बहुत सारे इस बारे में प्रेसिडेंट्स भी हैं कि जो प्री पोल अलायंस है
राष्ट्रपति उसको ही पहले या तो प्री पोल लाइन या जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है उसको ही सरकार बनाने का निमंत्रण देती है और उसके बाद फ्लोर ऑफ द हाउस पर उसको बहुमत सिद्ध करना होता है। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, सुप्रीम कोर्ट से वेटेड भी है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये प्रयास 1-2 दिन में समाप्त हो जाएगा और INDIA गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं वो बहुत मजबूती के साथ विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं, क्योंकि देखिए स्टोरी रीमा जी सिर्फ उत्तर प्रदेश है और अखिलेश यादव की सफलता है। अब उस पे क्या होता है, कैसे होता है, वो आगे कैसे चलता है मामला, ये देखने वाली बात होगी। बाकी जगह से संख्या जुटाना नहीं जुटाना ये बड़ी दूर की कौड़ी है। कोई कह रहा है नीतीश बाबू आ जाएंगे, कोई कह रहा है चंद्रबाबू नायडू आ जाएंगे। मेरा प्रतिप्रश्न ऐसे कयासों से ये होता है कि अगर ये दोनों आ जाएंगे तो क्या शिवसेना भी इधर आ सकती है क्या? क्योंकि आज उद्धव ठाकरे आए नहीं है इस बैठक में। उन्होंने संजय राउत को भेजा है, वो खुद नहीं आए और एक सांगली सीट को लेकर वैसे भी प्रॉब्लम चल रही है दोनों के बीच में। तो बिल्कुल मैं तो अशोक यादव जी ये जो अनंत विजय जी ने बात कही ना उसी को आगे बढ़ाती हूँ। कांग्रेस पार्टी जो इतनी ज्यादा खुश हो रही है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अखिलेश यादव आपके नेता ने फायदा पहुंचाया और अंदर खाने BSP ने फायदा पहुंचाया। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर शरद पवार ने फायदा पहुंचाया और उद्धव ठाकरे ने फायदा पहुंचाया, लेकिन सारा क्रेडिट तो राहुल गांधी ले रहे हैं। तो अखिलेश जी को थोड़ा सा इस बारे में दुख तो होगा ना, मैन ऑफ द मैच वो रहे अलायंस के, लेकिन क्रेडिट जा रहा है राहुल गांधी के कंधे पर सारा। देखिए रीमा जी, अभी अभी हम लोगों को इतना बढ़िया जनता का सहयोग मिला है और कृपया हम लोग गठबंधन में इस तरह का सेंधमारी करने की कोशिश मत करिए। नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर रही, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ। और मैं आपके सरकारी चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश और देश की समस्त जनता को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। उन्होंने इंडिया गठबंधन के सारे घटक दलों को इतना प्यार और सहयोग दिया। देखिए रीमा जी, सवाल ये उठता है कि जो गठबंधन इसके पहले मोदी जी के बारे में जो गठबंधन की बात कर रहे हैं हमारे पत्रकार महोदय, वो देखिए वो गठबंधन को जनता ने मैंडेट दिया है और कितना बड़ा मैंडेट दिया है, भी बहुत सोचने की बात कि जिस मोदी जी को काशी में इसके पहले 4.69 लगभग 4,79,000 4.79 जनता ने जिताया 4.79 लाख से, उन मोदी जी को काशी की ही जनता ने 1,52,000 अखिलेश यादव का क्रेडिट है या राहुल गांधी का क्रेडिट है इसमें? राहुल गांधी पिछली बार तो हार गए थे ना जब अखिलेश यादव साथ में नहीं थे। तो लगभग 3,27,000 जनता, काशी की जनता ने मोदी जी को रिजेक्ट करने का काम किया। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जो नेता अपने आप को कहता था हम विश्व के सबसे बड़े पॉपुलर नेता हैं, उनको उनके क्षेत्र के 3.25 लाख लोगों ने रिजेक्ट किया रीमा जी। और जो रेड कारपेट पे चल के मोदी जी सरकार चलाते थे, अब देश की जनता ने उनको तलवार की धार पे दे दिया सरकार चलाने के लिए। अभी तक वो रेड कारपेट पे चलते थे, राउंड देते थे सबको, विपक्ष के नेताओं को राउंड देते थे, आवाज उठाने वालों को राउंड देते थे, लेकिन इस हिंदुस्तान की जनता ने उनके पैरों के नीचे से रेड कारपेट हटाकर के तलवार की धार रख दी है। मोदी जी आपको तलवार पर चल के सरकार चलानी है, अब राउंड नहीं सकते आप किसी को। ये बहुत बड़ा विपक्ष को एक मोरल सपोर्ट जनता को मिला। ठीक है, आप अभी हमारे साथी कह रहे थे कि मैंडेट कहाँ मिला है। अरे गोवा में कहाँ मैंडेट मिला था भाई भाजपा को, मध्य प्रदेश में कहाँ मैंडेट मिला था भाजपा को। अब मैंडेट की बात न करें यहाँ पे। आप देखिए नीतीश जी हैं या चंद्रबाबू नायडू साहब हैं, ये लोग सबके हैं। अभी हमारे सबके एक सेकंड ये सबके हैं वाला एंगल क्या होता है? ये सबके हैं। पहले तो ये दीपक झा ने अभी बोला था हमें पानी नहीं दिया, चाय नहीं दी, चाय भी पी रहे हैं वो, पानी भी पी रहे हैं। तो ऐसे इल्जाम मत लगाया करिए आप, मतलब ऑन एयर की चाय नहीं मिली, पानी नहीं मिला। लेकिन एनीवेज जयराम जी, ये सबके हैं, मतलब सबके नीतीश कुमार, ये तो स्लोगन लगा था, लेकिन ये अब जो अशोक यादव जी बोल रहे हैं और दीपक झा ने जो बोला, ये क्या है? रीमा जी बस 5 सेकंड दूंगा। नीतीश कुमार जी की अगुवाई में, और इसका क्रेडिट जाता है नीतीश जी को, मैं उनकी तारीफ आप कहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी देखिए हमेशा पिछड़ों, दलितों, शोषितों, वंचितों के हक की बात की है और लगातार जब भी मौका मिलेगा करेंगे। और जिस तरह से योगी सरकार, मोदी सरकार जिस तरह से आरक्षण पे इन्होंने जो है अपनी धार चलाई है, पिछड़ों दलितों को बहुत नुकसान किया है। और नीतीश जी कहीं न कहीं इस बात को जरूर अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनेंगे और देश में गठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार को बनाने में जो भी उनसे जयराम विप्लव जी, मेरे ख्याल से 1 मिनट नीतीश कुमार जी के बिहाफ पर तो बात करने के लिए हिमराज जी, ये नीतीश सबके हैं और अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे। अंतरात्मा की कौन सी आवाज है जिसको सुनाने की विपक्ष कोशिश कर रहा है बार बार? देखिए, दरअसल इन लोगों को सिर्फ अपने स्वार्थ की बातें आ जाती है और नीतीश कुमार जी जो सबके हैं
निश्चित रूप से सबके हैं, चूंकि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, पूरे बिहार वासियों के मुख्यमंत्री हैं, वो सबके हित की बात सोचते हैं, सबके फायदे की बात सोचते हैं और सबके लिए काम करते हैं। ये लोग सिर्फ अपने परिवार के लिए काम करने वाले लोग हैं, परिवार का हित चाहते हैं, परिवार के लिए काम करते हैं, परिवार के हित की बात करेंगे। तो नीतीश कुमार जी सबके हैं, मतलब सबके हित की बात करते हैं। हाँ, मतलब मुझे ये लगता है अशोक जी, मैंने एक सवाल पूछा तो आपने कहा अभी कल का खुशी का दिन आया है, हमारे गठबंधन में ऐसे सवाल मत पूछिए आग लगाने वाले। अब आप उनके गठबंधन में क्यों आग लगाना चाहते हैं? अच्छा खासा चल रहा है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू सबके उसमें क्यों सेंध लगा रहे हैं? एक मिनट, जयराम जी जवाब देंगे। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि ये तो सबके बारे में कहा जा सकता है और स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में भी लोग कहते हैं क्या सबके हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं और उनका नारा भी है सबका साथ सबका विकास। लेकिन आपने जो रीमा जी एन फैक्टर की बात की थी ना, उसमें सबसे महत्वपूर्ण एन फैक्टर में नरेंद्र मोदी भी तो है, वो भी एन से शुरू होता है। और देश की जनता ने भी कहा एन फैक्टर मतलब एनडीए को 292 सीटें देकर बहुमत दे दिया। लेकिन एन से ही, न से ही 99 के चक्कर में कांग्रेस पार्टी फंस गई है। 99 पर इनका कांटा जाकर अटक गया। अब देखिए आप कि जो 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पा रहे हैं, वो 240 के आंकड़े वाले दल को हारा हुआ बताते हैं, वो हमारे ऊपर तंज कसते हैं। देखिए, हम तो सर झुकाकर जनता के आदेश को पालन करने वाले लोग हैं। हमने कहा कि हम कल भी देश हित में काम कर रहे थे और आज भी करेंगे। और देश में नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू जी बहुत ही परिपक्व, मंझे हुए और वर्षों तक शासन चलाने वाले नेता हैं। और आपने पीछे भी देखा होगा, कई बार नीतीश जी जब विरोध में भी रहे तो कई मुद्दों पर उन्होंने नरेंद्र मोदी जी का साथ दिया, चंद्रबाबू नायडू जी का साथ मिला, नवीन पटनायक जी का साथ मिला, और जगन मोहन रेड्डी जी का साथ मिला। तो देश में ऐसे तमाम दलों का मैं आज आपके मंच से माध्यम से साधुवाद करता हूं, जिन्होंने राष्ट्र हित के मुद्दों को सर्वोपरि रखा। ये नहीं कि हर मुद्दों पे हम नाक में दम कर। ठीक है दीपक जी, मतलब 44 से चलिए बहुत आगे पहुंच गए, उसके बाद 2019 में थोड़ा सा आगे उससे पहुंचे थे। 99 सीटें जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी जितना प्रदर्शन 2014-19 में कर रही थी उससे काफी आगे पहुंची है। लेकिन अखिलेश यादव को क्रेडिट देंगे या नहीं देंगे? उत्तर प्रदेश में जो मिला, जीत जहां तक आप पहुंचे 7 सीटें, किसको क्रेडिट जाता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे इंडिया गठबंधन में, जिसमें अखिलेश यादव भी हैं, तेजस्वी यादव भी हैं, राहुल गांधी जी भी हैं, तो एक सामूहिकता की बात हमने किया है। और सामूहिकता की बात हमारे नेता राहुल गांधी जी भी करते हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि हम जो भी बात करेंगे, जो भी निर्णय लेंगे, सब एक साथ मिल लेंगे। तो क्रेडिट सबको जाता है भाई। हाँ, कल तो उन्होंने प्रियंका गांधी को भी क्रेडिट दिया। उन्होंने कहा मेरी बहन पीछे खड़ी है, छुपी हुई खड़ी है, उनको भी क्रेडिट जाता है। कल पहली बार प्रियंका गांधी को भी क्रेडिट मिला है वैसे राहुल गांधी की तरफ से। अच्छी बात है ना, नारी शक्ति। बस 2 सेकंड, ममता दीदी है कि नहीं? ये 214 सब हैं जो आपके साथ नहीं, वो हमारे साथ हैं। हम सबको लेके आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात मैं बोलूंगा, 19 केंद्रीय मंत्री हारे हैं, इस बात को कोई चैनल नहीं दिखा रहा है। 19 केंद्रीय मंत्री, स्मृति ईरानी, कोई चैनल नहीं दिखा रहा, तो आपको पता कैसे लगा? मैं बता रहा हूँ, 19 बिना चैनल पर देखे कैसे पता लगा? आपने चलाया क्या? अरे भाई, अब आप फिर मैं वही बता रहा हूँ, बिना देखे आपने कैसे बता दिया कि हमने चलाया नहीं चलाया? माहौल बनाने की कोशिश किया जा रहा है ना कि विपक्ष के गठबंधन सरकार, अरे हम कुछ नहीं, हम तो सरकार का देख रहे हैं कि मोदी जी सरकार बनाए, स्वागत करते हैं। जनता ने उनको चुन के भेजा है 240 पे, वो भी मैंडेट, वो क्या कर रहे हैं? वो भी इधर से उधर तिकड़म कर रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि जनता ने नीतीश कुमार, सुनिए, जनता ने नीतीश कुमार जी को एक मौका दिया है। नीतीश कुमार जी अपना संकल्प और अपना सपना पूरा कर लें। उन्होंने कहा था कि मैं नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दूंगा। इसी बात पे वो उनसे अलग हो गए थे 2014 में। वो दिन याद नहीं आ रहा है कि आपने उनको पलटू राम कहा था, पोस्टर लगवाए थे पलटू राम के। नीतीश कुमार ये भूल गए होंगे क्या? नीतीश कुमार की प्रवक्ता है ना, आप ही ने कहा था ना पलटू राम। नीतीश कुमार की प्रवक्ता है ना वहाँ पे। अरे फिर आप अमित शाह की बात भूल जाती है। अमित शाह बोले थे कि हम इनको अब दोबारा नहीं, आप तो नीतीश कुमार को याद दिला रहे हैं ना, अमित शाह को थोड़ी ना याद दिला रहे हैं। हमने क्या कहा वो सब याद है, लेकिन अमित शाह ने क्या कहा वो आप भूल जाते हैं।
मोदी जी क्या कहते हैं वो भूल जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा जनता ने नीतीश कुमार जी को मौका दिया है कि राजनीति में एक बार अपना संकल्प पूरा करिए, अपना सपना पूरा करिए कि नरेंद्र मोदी जी को आपने कसम खाई थी कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनने दूंगा, तो शायद वो शुभ घड़ी अब आ चुकी है। अगर उनका अंतरात्मा जागेगा, बिहार के लिए वो जागेंगे, देश के लिए जागेंगे, तो शायद वो ऐसे सरकार के दलदल से बाहर आ जाएं और इंडिया की बात करेंगे, देश की बात करेंगे। जयराम जी जवाब देंगे, फिर आनंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। छोटी सी बात देखिए, स्वार्थ के लिए इनको कितनी सहानुभूति हो रही है। जब सहानुभूति नहीं है, सहानुभूति नहीं है। जब प्री पोल अलायंस चल रहा था ना, जो आपके सूत्रधार थे, आपने उनकी एक बात को नहीं माना। आपके परिवारवाद, भ्रष्टाचार और नकारेपन से उब करके वो वापस चले आए, और आज आपको याद आ रहा है कि उनके क्या सपने थे, क्या था। आज देखिए दीपक जी, सच्चाई को स्वीकार करिए कि कांग्रेस पार्टी 100 को पार नहीं कर पाई। 18वीं बार राहुल गांधी फेल हो गए। लॉन्चिंग हुई, लेकिन फिर आधे दूर पर जाकर के उनका रॉकेट नीचे आ गया है, जमीन पर आ गया। इस बात को, सच्चाई को स्वीकारिए। और अब ये बताइए ना, किसको धोखा देंगे इस बार? वायनाड को या रायबरेली को? रायबरेली की जनता को धोखा देंगे या वायनाड वालों को धोखा देंगे? अच्छा हाँ, ये सस्पेंस आनंद जी की सुन लेते हैं, फिर मैं आती हूँ। आ रही हूँ दीपक जी, रुकिए। रावण रूपी जो अच्छा भाजपा है, अब फिर आप देखिए, मैंने आपको आते ही कहा था कि आपकी शब्दावली जो है ना, चुन चुन कभी बंदर, कभी रावण, कभी कुछ, यही भाषा जो है जनता को पसंद नहीं आती पसंद। मोदी जी बोले तो चलेगा और हम देशवासी बोले तो नहीं चलेगा। ओके आनंद जी मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। अभी 240 सीटें बीजेपी को आई हैं, तो उनको फ्रैक्चर्ड मैंडेट कहा जा रहा है। ठीक बात है, तथ्यगत बात है, और उनके सरकार बनाने पर नैतिकता का प्रश्न भी उठाया जा रहा है। लेकिन बस आपको याद दिलाता हूं, आप तो बहुत अनुभवी पत्रकार हैं, 2004 में 143 सीटों पर कांग्रेस ने मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार बनाई थी। 2009 में 220 सीट जब कांग्रेस पार्टी को आई थी, तो मनमोहन सिंह के नेतृत्व में दूसरी बार कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई थी। तो अगर कांग्रेस अब नैतिकता के आधार पर कुछ प्रश्न उठाते हैं, तो उनके सामने वो दोनों सरकारों के संख्या बल आके खड़े हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि प्री पोल अलायंस की बात करनी चाहिए, और एनडीए को जो गठबंधन, जो संविधान सम्मत बात है, उसके हिसाब से एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला। पूर्ण बहुमत से 20 सीटें अधिक हैं। तो इस पर किंतु परंतु, नैतिकता, उनके वोट कम हो गए, इन सब चीजों से बेहतर ये होगा कि विपक्ष को जनादेश मिला है विपक्ष में बैठने का, INDIA गठबंधन को। और आज दीपक जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं इनके साथ और जगह डिबेट कर चुका हूं। आज नीतीश बाबू के लिए जो इनकी सहानुभूति है, ये बहुत आनंदित कर रही है। बस मैं इतना एक चीज और याद दिलाना चाहता हूं कि INDIA गठबंधन की शुरुआत नीतीश बाबू ने ही की थी, और वो कौन सी परिस्थितियां थी कि उसमें नीतीश बाबू को INDIA गठबंधन छोड़कर जाना पड़ा, और वापस उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई। अगर उस पर भी कुछ टिप्पणी आ जाती तो ये अच्छा लगता, क्योंकि मीटिंग में उन्होंने जब ये कहा था कि आप INDIA गठबंधन को एक संयोजक का चुनाव कर लेना चाहिए, तो जैसा उस मीटिंग में बैठे नेताओं ने मुझे बताया कि राहुल जी ने कहा टॉक टू ममता बनर्जी। उसके बाद नीतीश बाबू इतने नाराज हो गए कि वो वहां से उठ के चले गए, और कुछ ही दिनों बाद उन्होंने एनडीए गठबंधन में शामिल होने का निर्णय ले लिया, और एनडीए के साथ उन्होंने बिहार में सरकार भी बनाई। तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसको लेकर आज जो सबसे ज्यादा चर्चा में है ना, यही वो तस्वीर है। इस फ्लाइट में पहले नीतीश कुमार बैठे थे, फिर पीछे तेजस्वी यादव थे, और जो फाइनल तस्वीर लैंड होने से पहले वापस सामने आई, उसमें तेजस्वी यादव आकर नीतीश कुमार के बगल में बैठ गए थे। तो हिमराज जी, यही वो तस्वीर है जिसको लेकर लग रहा है कि क्या चाचा और भतीजे में कोई बात तो नहीं हो गई कहीं आपस में, और तभी से नीतीश कुमार के गुण गा रहा है इंडी गठबंधन। और यही बात है कि ये लोग जो है छोटी छोटी मुलाकात और रास्ते में, मेले में, बाजार में, किसी समारोह में, ट्रेन में, बस में, फ्लाइट में, कहीं अगर कोई मिल जाए तो बस ये लोग सीधा रिश्ता बनाना शुरू करेंगे, रिश्तों से जोड़कर ये लोग चर्चा करेंगे। और चूंकि ऐसे वक्त पर जब एनडीए की बैठक हो रही है दिल्ली में, और तेजस्वी जी भी अपने जो उनकी भूमिका है अपने इंडिया बैठक में जाने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ, तो अपना जा रहे हैं, ठीक है। अब उनके पीछे कौन पड़े कि नीतीश बाबू जा रहे हैं दिल्ली,
तो भाई तेजस्वी जी भी टिकट बनवा रहे हैं और कई लोग भी बनवा रहे हैं कि नहीं बनवा रहे हैं, ये लोग वो जाने। जिन लोगों को मालूम अगर है कि माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली जा रहे हैं मुख्य फ्लाइट से, तो वो लोग भी अपना उसमें घुस के अपना टिकट का जुगाड़ लगवाते हैं। ठीक है, वो फ्लाइट है, कोई भी जा सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम फ्लाइट में अगल बगल में सीटें अगर बन जाती है बैठने की, तो ठीक है, समझ आ गया अशोक यादव जी। ओके अशोक जी, अभी तक देखिए संयोजक कौन होगा, गठबंधन का रूप क्या होगा, जाहिर तौर पर इस बार अखिलेश यादव के परफॉर्मेंस की सब तारीफ कर रहे हैं कल से अब तक कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने जो किया वो बेहद ही, उन्होंने बहुत ही समीकरण भी सही से बिठाया, टिकट की भी बात हो रही है, वो तमाम चीजें हैं। लेकिन कुछ डिमांड तो गठबंधन में रखी ही जाती है ना, या फिर कि आपने भी ये मान लिया है कि राहुल गांधी का नेतृत्व ही रहेगा, भले ही उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में आपका परफॉर्मेंस इतना बढ़िया रहा और आपकी वजह से उनको भी फायदा हुआ, कुछ तो ऐसी रणनीति बनी होगी ना अब आगे के लिए। देखिए रीमा जी, सबसे बड़ी रणनीति तो हमारी यही रही कि हम जनता से डिमांड रखें कि वो हमें हमारी नीतियों पे, हमारे जो विचारधारा है, हमारा जो मैनिफेस्टो है उस पे वोट दे। और जनता जनार्दन ने हमें वो काम किया, हमारे साथ उन्होंने सहयोग किया, जनता ने हमें वोट दिया। देखिए बात जो आप इंडिया अलायंस के रणनीति की कर रही हैं, तो हमारा जितने भी सहयोगी दल हैं, चाहे हमारी पार्टी हो या जो भी सहयोगी दल, सबका एक ही डिमांड है कि किसी तरह जो जनता ने जो जनादेश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिया है, उस जनादेश के आधार पर हम लोग एक मजबूत अच्छा, एक बात मुझे साफ बताइए, मुझे एक ब्रेक लेना है अशोक जी, मैं सिर्फ सीधा सवाल आपसे पूछ रही हूँ। आज इस चैनल पर आप ये तो बता ही दीजिए ना कि अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को फायदा पहुंचाया, राहुल गांधी की परफॉर्मेंस ने अखिलेश यादव को फायदा पहुंचाया, ये तो साफ बता ही सकते हैं। अब ये तो ये बता दीजिए रीमा जी, किसने किसको फायदा पहुंचाया? जब गठबंधन होता है तो एक मतलब म्यूचुअल बेनिफिट होता है, हमको उनसे लाभ होगा, उनसे हमको लाभ होगा। हाँ, तो उनसे आपको क्या लाभ हुआ है, वही तो मैं जानना चाह रही हूँ, मैं नहीं समझ पाई। देखिए रीमा जी, एक देखिए, पांच हाथ में जो 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां एक साथ मिलकर मुट्ठी बनती है। उसी तरह से हमारे जो गठबंधन घटक के साथी हैं, चाहे कांग्रेस है या हम है या जो भी सहयोगी दल है, सबका सहयोग मिला है और जनता का सहयोग सबसे बड़ा मिला है। तो हम ये नहीं कर सकते कि हमने उनको सहयोग किया है, उनका सहयोग हमें नहीं, यही बात गलत हो जाएगी। सबका सहयोग रीमा जी सबको मिला है। और हम लोग आपको इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी की पूरी कोशिश है कि इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में देश की जनता की भावनाओं को ख्याल रखते हुए हम लोग सरकार। चलिए, मेरे ख्याल से अशोक जी बिल्कुल राजनीति में तो इसीलिए कहते हैं ना, अनंत जी इस बात से शायद इत्तेफाक रखेंगे, ब्रेक लेना है मुझे, लेकिन अनंत जी भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि राजनीति में तो आगे बढ़ना ही राजनीति है, क्योंकि चाहे फिर वो चिरकुट कहें या छुटभइये नेता कहें या फिर कि कुछ भी कहें, सीरियसनेस नहीं है, तमाम ऐसी चीजें ये सब भुला दी जाती हैं बड़े हित के लिए। तो वो शायद बड़ा हित अखिलेश यादव ने भी देखा और राहुल गांधी ने भी देखा, इसलिए वो शब्दावली वगैरह जो है, मैं तो वही जानना चाहती थी कि वो चिरकुटपना और छोटा नेता होना, ये सब बातें शायद अब है नहीं सामने, अब सब बड़प्पन आ गया है सबके अंदर। चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं छोटा सा, फिर लौटते हैं। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जयराम जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि एक सवाल जो सबके जहन में अब है कि 2014 में जब सरकार बनी तब फुल मैंडेट बीजेपी को मिला था अपने दम पर, एनडीए साथ में था लेकिन बीजेपी को मैंडेट मिला। 2019 में भी ऐसा ही हुआ, लेकिन इस बार जो मैंडेट मिला है उसमें अब सबको साथ लेकर चलना, सबकी बात सुनना, ये सब बातें होंगी। और इसमें ऐसे अलाई भी आपके साथ होंगे जिनके व्यूज कहीं ना कहीं आपकी नीतियों के थोड़ा सा खिलाफ रहे हैं, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार भी हो। इस बार आपको लगता है कि जो बात यहाँ दीपक झा ने कही कि अब एक तलवार की धार पर चलना होगा, क्योंकि बीजेपी ने बहुत बड़े बड़े वादे भी किए थे कि ऐसा करेंगे, अब आने के बाद बड़े डिसीजन होंगे, क्या कुछ मजबूरी की सरकार रहेगी अभी? चुनाव परिणाम आने के बाद कल जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंचे थे भाजपा कार्यालय, तब भी उन्होंने इस बात को प्रमुखता से कहा कि बड़े काम होंगे और देश उन चीज़ों का साक्षी बनेगा। तो ये तो आने वाले समय में
निश्चित रूप से जो भी देश हित में बड़े काम होंगे वो होंगे। लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं 2014 हो या 2019, दोनों बार भारतीय जनता पार्टी अकेले बहुमत में थी, लेकिन उसके बावजूद सरकार एनडीए की सरकार थी और उस सरकार में एनडीए के तमाम सहयोगी दल भी शामिल थे। अभी भी एनडीए की सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। देश हित के तमाम फैसले लिए जाएंगे और उसमें हमारे तमाम सहयोगी दलों की जनाब जी, एक मिनट आपको रोकूंगी। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि एनडीए के घटक दलों की जो बैठक चल रही थी एनडीए की, वो अभी जस्ट खत्म हो गई है। एनडीए के सभी घटक दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई सरकार बने, इसको लेकर अपना पूरा समर्थन दे दिया है। प्रधानमंत्री के आवास पर एनडीए की ये बैठक चल रही थी, 4 बजे बैठक शुरू हुई थी और एनडीए के सभी घटक दलों ने अपना समर्थन पत्र ऑफिशियली, जिसकी बात चल रही थी, ओरली नहीं बल्कि लिखित में अपना समर्थन पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में दे दिया है। और प्रधानमंत्री आवास पर एनडीए के घटक दलों की जो बैठक चल रही थी, जिसमें चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद थे, नीतीश कुमार और तमाम एनडीए के घटक दल सभी मौजूद थे इस बैठक में। लगभग 40 मिनट ये बैठक चली है और 40 मिनट की बैठक के बाद समर्थन पत्र प्रधानमंत्री को इस बैठक में एनडीए के सभी घटक दलों ने सौंप दिया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है जिसको लेकर विपक्षी दल अटकलें लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब समर्थन पत्र सौंपा जा चुका है और प्रधानमंत्री आज रात तक या फिर कल नई सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। और उसके बाद अब आगे की जो बात है वो ये होगी कि अब कौन कौन मंत्री बनेंगे, किन घटक दलों को कौन कौन से मंत्रालय मिलेंगे, कितने मंत्री बनेंगे, ये सब आगे की कवायदें होंगी। लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर है कि ये शॉट्स भी, ये तस्वीरें हमारे पास आ गई हैं सीधी। ये तस्वीरें आप देखिए प्रधानमंत्री आवास से, जहां पर कि एनडीए के घटक दलों की ये जो बैठक थी ये खत्म हो गई है। और हम जरा अपने सहयोगी शैलेंद्र मिश्रा जो कि इस खबर पर नजर बनाए हुए थे और प्रधानमंत्री आवास के बाहर मौजूद है, उनके पास सीधे लिए चलते हैं आपको। शैलेंद्र, बैठक खत्म हो गई है, समर्थन पत्र सौंप दिया है, क्या जानकारी है, कब दावा पेश किया जाएगा? जी देखिए रीमा, हम जानते हैं कि 7 जून को बैठक होनी है एनडीए संसदीय दल की, जिसमें एनडीए संसदीय दल का नेता औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना जाएगा। दावा उसके बाद कहा जा रहा है कि पेश किया जाएगा, लेकिन इस तरह की खबरें हैं सूत्रों के हवाले से कि समर्थन पत्र एनडीए के घटक दलों ने इस बैठक में सौंपा है। आज हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए को जो सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया जाना है, 7 जून को जो बैठक होनी है एनडीए संसदीय दल की, उसके मद्देनजर एक प्रक्रिया के तहत आज एनडीए के प्रमुख घटक दलों ने एक समर्थन पत्र सौंपा है। और इस तरह की खबरें हैं कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो एनडीए के सहयोगियों के साथ राष्ट्रपति भवन जा सकते हैं समर्थन पत्र सौंपने की, एनडीए के समर्थन की जानकारी देने। लेकिन दावा पेश करने का जहां तक सवाल है, ये कहा जा रहा है कि 7 जून को जो बैठक है एनडीए संसदीय दल को, इसमें औपचारिक तौर पर विधिवत जब नेता चुन लिए जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के संसदीय दल का, उसके बाद दावा पेश किया जाएगा। लेकिन समर्थन पत्र सौंपा जा सकता है, इस बात की जानकारी राष्ट्रपति को दी जा सकती है, ऐसी खबरें हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, और इसके अलावा घटक दलों की बात करें तो इस वक्त भी शो में जो विपक्षी गठबंधन के लोग बैठे हैं वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, उनके फेवर में काफी उनकी तारीफें भी चल रही हैं, उनके पक्ष में बात करने की कोशिश कर रही है। एनडीए के समर्थन पत्र देने से तो ये साफ है कि एनडीए के सभी घटक दल पूरी तरह से प्रधानमंत्री के साथ में है। देखिए सुबह से ये बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि एनडीए के घटक दल एकजुट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, और 7 जून को उनको औपचारिक तौर पर संसदीय दल का नेता चुन लिया जाएगा। और आज जब एनडीए की बैठक बुलाई गई प्रधानमंत्री आवास पर, तो हमने देखा कि न केवल नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू सहित तमाम जो एनडीए के सहयोगी नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद रहे या फिर उनका प्रतिनिधि मौजूद रहा। तो इस तस्वीरों से साफ जाहिर है कि एनडीए एकजुट है और एनडीए की तरफ से एक समर्थन पत्र भी दिया गया। इस तरह की सूत्रों के वाले से खबर है। देखिए एक बात और स्पष्ट है कि जब चुनाव पूर्व गठबंधन होता है तब इस तरह की कोई औपचारिक जरूरत नहीं होती है कि चूंकि ये पता होता है कि अगर चुनाव पूर्व कोई गठबंधन है और गठबंधन बहुमत में आ रहा है तो निश्चित तौर पर ये स्पष्ट रहता है कि चुनाव पूर्व गठबंधन एक बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रहा है और चुनाव जीता है। लेकिन यहाँ पर यह बात आ रही है कि समर्थन पत्र एनडीए के सहयोगी दल लेकर राष्ट्रपति के यहाँ जा सकते हैं और ये जानकारी दे सकते हैं कि जल्दी 7 जून को एनडीए की औपचारिक बैठक होगी संसदीय दल की, जिसमें एनडीए के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेता चुनेंगे।
बिल्कुल शैलेंद्र, और हम कोशिश करते हैं कि हम आपको अपने साथ लाइव आगे जोड़े, लेकिन इस खबर पर जरा मैं एक क्विक रिएक्शन दीपक झा से लेना चाहूंगी। दीपक जी, इंटैक्ट है एनडीए के घटक दल, आपकी जो उम्मीदें थी, आपकी जो आस थी, फिलहाल तो उस पर पानी फिर गया ना, समर्थन पत्र भी दे दिया है। रीमा जी, ये आपका अपना हक है कि आपको कैसे देखना है और कैसे लेना है इन सब बातों को। हमने बहुत स्पष्ट दिन से, पहले दिन से कहा था कि हम विपक्ष में हैं, जनता ने हमको विपक्ष में चुना हुआ है। आगे गणित का क्या गुणा भाग बनता है वो उसको देखा जाएगा, लेकिन अभी भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है, वो सरकार बनाने का दावा पेश करे, वो दिखाए, अभी बहुमत साबित करे। अभी तो बहुत लंबा समय है, 1 हफ्ते 15 दिन का समय भी मिलेगा, तो उसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे बैठ के जो भाजपा के प्रवक्ता बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी बातें करे थे, तो भाजपा, इसलिए मैं कहता हूँ कि भस्मासुर है। चाचा भतीजे को लड़ा दिया, भाई भाई को लड़ा दिया, बिहार में नीतीश कुमार के आरसीपी सिंह को अपनी तरफ खींच लिया मंत्री बना के। तो किस तरीके से पार्टी तोड़ती है, नेता तोड़ती है, घर तोड़ती है, सब देश तोड़ती है, पूरे देश ने देखा है। तो मैं बस चाचा को भतीजे से लड़ा दिया, मतलब मैं समझी नहीं। चाचा के पास अपना दिमाग नहीं है क्या? पासवान को कैसे देखा नहीं था आपने, घर से निकाल दिया था, चाचा को मंत्री बना दिया। तो चिराग पासवान के पास अपना भी कुछ दिमाग होगा, अपनी भी कुछ सोच होगी, इसीलिए वो इनके साथ आए ना। रीमा जी, या ये सब कुछ आप सवाल करते हैं इस पे कि भाजपा से भाई क्यों चाचा भतीजे को लड़वा दिया बताया जा रहा है, मुझे क्या आप सवाल मेरे को करना ही बता रहे हैं कि चाचा के पास दिमाग नहीं। ऐसे सवाल नहीं किए जाते। आप इनसे पूछे भाई चाचा को, आप शो के बाद आप ट्रेनिंग देंगे मुझे या अभी शो में ही देंगे, बताइए ना। कैसे सवाल करने हैं, किससे सवाल करने हैं, क्या सवाल करना है, थोड़ा सा मेकअप की ट्रेनिंग भी दे दीजिएगा, फिर कैसे मेकअप करके बैठना है, थोड़ा सा बता दीजिएगा। भाजपा ने जवाब दे। देखिए, जब कहने के लिए कुछ नहीं है तो ये तमाम सारी बातें कहेंगे। मैं चाचा भतीजे को क्यों लड़वाया, बता दो भाई, चाचा भतीजे को क्यों लड़वाया, जेडीयू को क्यों तोड़ा, शिवसेना को क्यों तोड़ा, एनसीपी को क्यों तोड़ा, बताओ ना। पूरी पार्टियों को क्यों तोड़ा, आपने लोकतंत्र को आपने बर्बाद किया है। इसलिए इधर उधर की बात मत कीजिए, जब सवाल का जवाब नहीं होता तो आप लोग इधर उधर भागने लगते हैं। हमारा सवाल वही है, आज भी था, नीतीश कुमार की पार्टी को आपने तोड़ने का प्रयास किया, चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ दिया आपने, तो कहां नहीं तोड़ा है आपने, सब जगह तोड़ा। मध्य प्रदेश में किस तरीके से आपने विरोध किया है, सरकार बनाइए, आप 240 सरकार बनाइए। कितना विरोधाभास है। अभी इसी शो में इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी के पास एक मौका दिया है बिहार के लोगों ने कि वो अपना सपना पूरा करें। सुनिए ना, बीच में इसी प्रकार की आपको जवाब दे दिया इन सारे विषयों का, और इन सारे विषयों पे लगातार वो बोले। रही बात, अच्छा सुनिए, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17वीं लोकसभा को भंग कर दिया। आज दोपहर को हमने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना इस्तीफा उनको सौंपा था, अभी वो कार्यकारी प्रधानमंत्री है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17वीं लोकसभा को भंग कर दिया है, और इस वक्त की ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है जिस पर हमने अभी अपने सहयोगी शैलेंद्र मिश्रा से भी बात की थी। उन्होंने बताया था कि आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है 17वीं लोकसभा को, ये आप देख रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक्स पर ये पोस्ट डाला गया है जिसमें पूरी डिटेल के साथ ये बताया गया है कि कैबिनेट की आज सुबह जो बैठक हुई उसके बाद इस वक्त 17वीं लोकसभा को तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिसॉल्व कर दिया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। हम जरा सीधे फिर से शैलेंद्र मिश्रा हमारे सहयोगी उनके पास इस खबर के बाद चलते हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी है? आज सुबह प्रधानमंत्री मिले थे और उसके बाद अभी ये नोटिफिकेशन जारी हो गया है राष्ट्रपति की तरफ से। देखिए, 2 घटनाक्रम हुए थे जब कैबिनेट की बैठक हुई थी। अंतिम कैबिनेट की बैठक थी मौजूदा सरकार की, और उसमें 2 सिफारिशें हुई थी। एक तो 17वीं लोकसभा को भंग किया जाना है, और दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्यागपत्र देने और उनके मंत्रिपरिषद उसकी जानकारी देने राष्ट्रपति को गए थे यहीं से केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद। और उसके बाद हमने देखा था कि राष्ट्रपति ने कहा था कि अगली सरकार के गठन तक वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहे। एक परंपरा होती है कि नई सरकार गठन के पहले पुरानी सरकार के मुखिया इस्तीफा देते हैं, उनका मंत्रिपरिषद इस्तीफा देता है, और उस सरकार के मुखिया को कहा जाता है कि वो बने रहे अपने पद पर। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जब वो एनडीए के नेता चुन लिए जाएंगे, फिर से वो आमंत्रण के बाद शपथ लेंगे नए प्रधानमंत्री के तौर पर। लेकिन दूसरी बात यह है कि यह भी कहा गया था, एक सिफारिश हुई थी केंद्रीय मंत्रिमंडल से कि 17वीं जो लोकसभा है
उससे भंग किया जाए, क्योंकि अब उसका कार्यकाल पूरा हो चुका है और वो सिफारिश राष्ट्रपति को की गई थी, राष्ट्रपति ने उसे मंजूर कर लिया है, यानी 17वीं लोकसभा भंग कर दी गई है। अगली लोकसभा का गठन किया जाएगा। आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव अब संपन्न हो चुके हैं, 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए हैं, तो उसके गठन की प्रक्रिया अब शुरू होगी। शैलेंद्र, हम अपनी स्क्रीन पर ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, अभी ये ताजा तस्वीरें शैलेंद्र आ गई हैं, आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगी। ये ताजा तस्वीरें आ गई हैं, एनडीए के घटक दलों की जो बैठक संपन्न हुई है उसकी तस्वीरें आ गई हैं, और ये सीधी तस्वीरें सबसे पहले आप डीडी न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें मौजूद है, नीतीश कुमार को आप देख सकते हैं, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे, तमाम जो घटक दल हैं, और इस वक्त सभी अहम घटक दल सीधे तौर पर, और उनकी बॉडी लैंग्वेज पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि जिसको लेकर यहाँ पर कांग्रेस या तमाम घटक दल बात कर रहे हैं इंडिया अलायंस के, लेकिन यहाँ पर कितने सौहार्दपूर्ण वातावरण में एनडीए की ये बैठक दिखाई दे रही है, जिसमें एनडीए के दक्षिण से लेकर उत्तर तक सभी घटक दल मौजूद हैं। और ये जी शैलेंद्र कंटिन्यू कीजिए। शैलेंद्र, मैं ये सवाल आपसे जानना चाहूंगी, हम जो तस्वीरें देख रहे हैं शैलेंद्र, जो तस्वीरें देख रहे हैं हम एनडीए के घटक दलों की, बॉडी लैंग्वेज है, काफी सौहार्दपूर्ण दिख रहे हैं सारे वातावरण में, तो ये जो टीस लगाने की कोशिश है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ इसमें दिखाई दे रहा है। देखिए, मुस्कुराकर बात हो रही है। नीतीश कुमार एक तरफ, चंद्रबाबू नायडू है, उनके बगल में नीतीश कुमार है, उनके बगल में एनडीए के अन्य सहयोगी हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के जो प्रमुख नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनडीए के तमाम सहयोगी, अनुप्रिया पटेल, चिराग पासवान समेत तमाम जो सहयोगी हैं, वो इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं और मुस्कुराकर बातें हो रही है। किस तरह से माहौल होगा उस बैठक का, वो इन तस्वीरों से सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। और कई बार कहते हैं कि एक तस्वीर, एक विजुअल हजारों एक तरह से बातें सामने रखती हैं, संकेत देती है। तो आप जानते हैं कि इसी एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगला प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो ये कहा जा रहा है कि समर्थन पत्र भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और एनडीए के जो कुछ घटक दल के नेता लेकर राष्ट्रपति के पास जाएंगे। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन दो बातें बहुत स्पष्ट है कि आज डिनर से पहले जा सकते हैं एनडीए के नेता, और 7 जून को एनडीए संसदीय दल की बैठक के बाद जब एनडीए के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे, उसके बाद एक प्रतिनिधि मंडल जाएगा दावा पेश करने, लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति को यह औपचारिक जानकारी दी जा सकती है कि एनडीए के नेताओं ने एक औपचारिक समर्थन पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में बीजेपी के साथ एनडीए के सहयोगी दल वो सौंप दिया है। ये जानकारी दी जा सकती है, ये खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। बिल्कुल, तो तस्वीरें बहुत शैलेंद्र ने एक तो ये जानकारी दी कि 7 तारीख को एनडीए के सभी सांसद यानी संसदीय दल वो सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुनेंगे और उसके बाद ही आगे की कार्यवाही होगी। लेकिन इस वक्त जिन तस्वीरों की हम लगातार चर्चा कर रहे हैं शैलेंद्र, वो तस्वीरें ये बता रही हैं कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ये 2 नेता हैं जिनका काफी अहम रोल इस वक्त एनडीए में दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री के बगल की जो सीट है वो चंद्रबाबू नायडू को दी गई और उसके साथ में नीतीश कुमार दिखाई दिए। तो ये जो अब तालमेल है एनडीए का वो भी काफी हद तक दिखाई दे रहा है। ये देखिए, इसमें एक चीज और भी दिखाई दे रही है कि नई सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जेडीयू और टीडीपी की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, चूंकि 2 बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी हैं। बाकी भी सहयोगी आप जानते हैं, आप देखिए कि एकनाथ शिंदे, प्रफुल्ल पटेल एनसीपी से हैं, अनुप्रिया पटेल की तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं, तमाम अन्य सहयोगी हैं, चिराग पासवान, एनडीए के तमाम जो छोटे छोटे दल हैं उनके नेता दिखाई दे रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के ठीक बगल में चंद्रबाबू नायडू की सीट, उसके ठीक बगल में नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री जेडीयू के सर्वेसर्वा, वो बैठे हुए हैं और मुस्कुराते हुए प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं। तो तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है, गृह मंत्री अमित शाह है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। तो ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह रही है रीमा, कि एनडीए अब सरकार बनाने की ओर आगे बढ़ रहा है। अब एक महज औपचारिकता है संसदीय दल का नेता चुने जाने की, जिसमें तमाम जो एनडीए के सांसद हैं वो दिल्ली आएंगे और 7 तारीख को औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेता चुना जाएगा और उसके बाद एक औपचारिक दावा होगा। उससे पहले सूचना दी जा सकती है, मुलाकात की जा सकती है राष्ट्रपति से, ये बताने के लिए कि देखिए हम चुनाव पूर्व एनडीए का एक गठबंधन था एनडीए के तमाम सहयोगियों के साथ, और उन्होंने एक समर्थन पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में दिया है। तो ये एक तरह से कहा जा रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं कि आज की बैठक में तय हुआ है। ओके शैलेंद्र, एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी। आज सुबह से अलग अलग
हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग तरीके से ये भी खबरें चल रही हैं कि किस घटक दल ने क्या मंत्रालय की मांग कर दी है, कितनी सीटों की मांग कर दी है, क्या क्या मांग की है। ऐसा कुछ क्या ऑफिशियली कुछ पता लग रहा है या ये सब ऑफ रिकॉर्ड अभी चर्चा चल रही है? ये देखिए, ये जो सारी चर्चाएं हैं ये समर्थकों की तरफ से आ रही हैं। जो सहयोगी दलों के जो समर्थक हैं, जो उत्साहित होते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी, उनके नेता को ज्यादा से ज्यादा भागीदारी मिले। बीजेपी की तरफ से बहुत संकेत स्पष्ट तौर पर कल ही दे दिया गया था कि पर्याप्त भागीदारी, समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा एनडीए के सहयोगी दलों को संख्या के हिसाब से, आंकड़ों के हिसाब से। ठीक है। दूसरी बात और बता दें, ओके शैलेंद्र, वक्त की बाधा है, अब आपको अब मैं अगले बुलेटिन में जोड़ूंगी, अभी फिलहाल वक्त की बाधा है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, आपने ये तमाम जानकारी हमारे पास दी और सूत्रों के हवाले से जो तमाम खबरें चल रही हैं उसके बारे में बताया। और 5 की पंचायत में हमारे जो खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का दिन सुबह से लगातार गतिविधियां चल रही थी। सुबह हमने आपको लगातार बताया कि किस तरह से कुछ चीजें जो थी वो अटकलों के माध्यम से चल रही हैं, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। और एनडीए की ये जो तस्वीरें हैं, इन्हीं पर हम आपको छोड़कर जाते हैं, क्योंकि अब से बस कुछ ही मिनटों में इंडिया अलायंस की भी बैठक शुरू होनी है और उस बैठक में भी क्या निकल कर आता है, क्या दावा होता है, क्या कुछ रणनीति बनती है, उस सब पर भी नजर रहेगी। फिलहाल 5 की पंचायत में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। 5 की पंचायत के प्रायोजक थे एमडीएच, बढ़िया है, शुद्ध है। एमडीएच मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच